दोस्तों नमस्कार। और बताइए क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआ से मैं भी अच्छा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। 4 ओम और 5 ओम के श्रेणी संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 7 ओम है। आर का मान डैश है। दो प्रतिरोधक हैं, दोनों को लगाया गया है श्रेणी क्रम में। दोनों को श्रेणी क्रम में लगाया गया है। एक का प्रतिरोध आर दिया हुआ है, दूसरे का 5 ओम दिया हुआ है, 5 ओम, और इसका तुल्य प्रतिरोध आपको दिया हुआ है 7 ओम। तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? दोनों को सिंपली जोड़ देंगे। तो मैं लिख करके आपको बता रहा हूं, लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा मन में आपको करना है। r + 5 = 7, देन r = 7 - 5 = 2। 2 ओम हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी ग्राही स्वाद की पहचान करने में मदद करती है? प्रकाश ग्राही, नाम से पता चल रहा है आपको। प्रकाश ग्राही यानी कि फोटो रिसेप्टर्स, ये देखने से संबंधित है, तो हमारे रेटिना में ये प्रकाश ग्राही जो है मिलते हैं। उसके बाद है ध्वनि ग्राही, सुनने से संबंधित है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। उसके बाद घ्राण ग्राही, घ्राण ग्राही सूंघने से संबंधित है। हमारे नाक में जो है ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स यानी कि घ्राण ग्राही हमारे नाक में है, जो स्मेल को सेंस करते हैं। हमारे जीव में है स्वादग्राही। स्वादग्राही, इसी को रसग्राही बोलते हैं। स्वादग्राही बोल दो या फिर रसग्राही बोल दो, इंग्लिश में गस्टेटरी रिसेप्टर्स बोलते हैं। गस्टेटरी रिसेप्टर्स बोलते हैं, है ना, गस्टेटरी रिसेप्टर्स बोलते हैं इंग्लिश में। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि गस्टेटरी रिसेप्टर्स कहाँ पाए जाते हैं या फिर हमारे जीव में कौन से ग्राही पाए जाते हैं, तो ऑप्शन में हो सकता है गस्टेटरी लिख करके आ जाए। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी आरआरबी जेईई 2019 के एग्जाम में पूछा जा चुका है गस्टेटरी रिसेप्टर लिख करके। निम्नलिखित में से कौन सा अणु प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है? प्रोटीन कैसा बनेगा, इसकी जो जानकारी है वो छुपी होती है डीएनए में, और डीएनए के उस सेगमेंट को ही हम लोग जीन बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं ना, डीएनए का वो टुकड़ा जिसमें कोड है। भाई किस चीज का कोड है कि प्रोटीन कैसा बनेगा, कि प्रोटीन कैसा बनेगा। तो जो जीन होता है, जो कि डीएनए ही होता है, डीएनए का ही टुकड़ा होता है, ये पहले कन्वर्ट होता है आरएनए में, और इस आरएनए से जो है प्रोटीन बनता है। ये डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है ना, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये राइबोन्यूक्लिक एसिड है, शॉर्ट में इसी को आरएनए बोलते हैं। फॉस्फोलिपिड, जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका की जो कोशिका झिल्ली होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है ना, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन, है ना, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, जो कोशिका झिल्ली होती है वो इसी की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की। फॉस्फोलिपिड का मतलब फॉस्फोरस प्लस लिपिड, लिपिड में फॉस्फोरस जुड़ा हुआ है तो फॉस्फोलिपिड। सी हमारा राइट आंसर। किस कोशिका का आकार बदलता रहता है, यानी अपने आकार को या फिर अपने आकृति को बदलता रहता है, तो यह है अमीबा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अमीबा। अमीबा, ये अमीबा है ना, ये अमीबा है। थोड़ी देर के बाद इसका आकार जो है कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ समय बाद ऐसा हो जाएगा, तो ये अपने आकार को बदलता रहता है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो यहां पर WBC भी लिख सकते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है वो भी अपने आकार को बदलती रहती है, वो भी अपने आकार को बदल सकती है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जीव में पुनर्जनन की क्षमता होती है? ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, पुनर्जनन की क्षमता जो है ये आपको देखने को मिलेगा प्लेनेरिया में, ये आपको देखने को मिलेगा हाइड्रा में। पुनर्जनन यानी कि रीजनरेशन एक टाइप है अलैंगिक जनन का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो टिक है, अर्थवॉर्म है, लीच है, इन सारे में लैंगिक जनन होता है ना, लैंगिक जनन होता है। सबसे कॉमन जो है लैंगिक जनन है। अर्थवॉर्म, केंचुआ, केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है, केंचुआ को किसानों का दोस्त कहा जाता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है? झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। मेरे ख्याल से यहाँ पर कोशिकाओं नहीं होना चाहिए, कोशिकांग होना चाहिए। हो सकता है एग्जाम में ही
टाइपिंग मिस्टेक हुआ हो, या फिर हो सकता है मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हुआ हो। आई थिंक यहाँ पर कोशिकांग होना चाहिए। झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है, झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है, क्योंकि यहां पर यूकैरियोटिक कोशिकाएं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की बात की गई है, तो कोशिकाओं के अंदर कोशिकांग होते हैं ना, इसलिए आई थिंक यहां पर कोशिकांग ही होने चाहिए। तो झिल्ली युक्त कोशिकांग का अभाव होता है। देखिए, अगर आप देखेंगे ना यूकैरियोटिक कोशिका को और प्रोकैरियोटिक कोशिका को, एक समय था जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई नहीं थी, फिर जीवन की उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहली बार जो जीवन की उत्पत्ति हुई तो एक कोशिका के रूप में हुई होगी ना, तो सबसे पहली बार जो कोशिका आई उसी को हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं, और ऐसे जीव को प्रोकैरियोट बोलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब सबसे पहले जो जीव धरती पर आए उसी को हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। तो उसकी संरचना बहुत ही सिंपल थी, बहुत ही ज्यादा सिंपल थी, सरल थी। धीरे धीरे जो है जटिलता आती गई, और धीरे धीरे जो है प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो है वो बनी है। तो अगर आप प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को देखेंगे, तो जब भी आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका को देखना हो ना, तो आप बैक्टीरिया की संरचना को देख लेना। बैक्टीरिया जो है अपने आप में प्रोकैरियोट है। ये बैक्टीरियल सेल ही आपको दिखाया गया है। इसमें देखो तो जैसे यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनके अंदर आपको न्यूक्लियस देखने को मिलता है, और न्यूक्लियस के बाहर ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, के अंदर एक झिल्ली होती है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ना उसमें तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, इसमें न्यूक्लियोइड होता है। इसे हिंदी में केंद्रकाभ बोलते हैं, ये याद रखिए। केंद्रकाभ पूछा जाता है कि केंद्रकाभ कहाँ मिलता है, प्रोकैरियोट में या फिर यूकैरियोट में। तो प्रोकैरियोट में केंद्रकाभ होता है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है ना, इसमें तो न्यूक्लियस है नहीं, तो डीएनए कोशिका द्रव्य में ऐसे ही बिखरा पड़ा होता है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया। ये डीएनए है भाई, डीएनए ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ है कोशिका द्रव्य में, और इसमें कोशिकांग के नाम पर आपको दिखेगा राइबोसोम। कोशिकांग के नाम पर आपको यहाँ पर दिखेगा राइबोसोम, देख लो ये राइबोसोम आपको दिखेगा। इसके अलावा और कोई कोशिकांग आपको नहीं दिखने वाला है, इसके अलावा और कोई कोशिकांग आपको नहीं दिखेगा। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन तो भाई हर कोशिका के अंदर होनी है, तो उसकी तो बात ही नहीं करेंगे। सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं उनके पास कोशिका भित्ति होती है। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें देखो बहुत सारी कोशिकांग है ना, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी अपरेटस है, गोल्जी काई है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्लोरोप्लास्ट होता है, सेंट्रियोल होता है, राइट। तो जो यूकैरियोट्स होते हैं या फिर जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर झिल्ली युक्त कोशिकांग भी मिलते हैं और बिना झिल्ली वाले भी कोशिकांग मिलते हैं। जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है, झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं मिलते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो दो झिल्लियां होती है उसमें, एक बाहर वाली झिल्ली ऐसे होती है और अंदर वाली झिल्ली होती है जो ऐसे फोल्डेड होती है, अंदर वाली झिल्ली ऐसे फोल्डेड होती है। तो ये झिल्ली युक्त कोशिकांग है, दो झिल्लियां हैं, एक बाहर वाली है और एक ऐसे अंदर वाली है जो फोल्डेड होती है। ऐसी झिल्ली युक्त संरचना या कोशिकांग प्रोकैरियोट के अंदर आपको नहीं मिलेगा। मैंने आपसे कहा ना केवल राइबोसोम ही है इसके पास कोशिकांग के रूप में, और ये भी कोई झिल्ली युक्त संरचना नहीं है। तो केवल प्रोकैरियोट कोशिकाएं हम लोग बोलेंगे। निम्नलिखित में से किस में झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है? तो केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ही झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है। कोशिकांग होना चाहिए, यहाँ पर कोशिकांगों का अभाव होता है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों के बीच की पृथक्करण दूरी से स्वतंत्र होता है। ऐसा नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल दूरी से स्वतंत्र नहीं होता है। दो वस्तु है, मान लीजिए एक का द्रव्यमान m1 है, दूसरे का द्रव्यमान m2 है, दोनों के बीच में लगेगा एक आकर्षण बल जिसे कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। m1 खींचेगा m2 को, m2 खींचेगा m1 को समान बल से, तो F1 बराबर F2 हो जाएगा और ये बराबर होता है कैपिटल जी का मान याद रखिएगा, इसे बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, क्योंकि पूरे यूनिवर्स के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए ये कांस्टेंट है, नियत है। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये याद रखिएगा। हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस मान को निकाला था पहली बार। तो देखो जो बल है सीधा समानुपाती है दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल का, और व्युत्क्रम अनुपाती है दोनों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग का। तो ये कहना कि गुरुत्वाकर्षण बल दूरी से स्वतंत्र है, ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच की पृथक्करण दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है, ये बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट कहा गया है।
दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये सही है, ये अनुक्रमानुपाती होता है, ये स्टेटमेंट कहा गया आपसे, तो ये सही है और ये सही है। 2 और 3 सही है। कथन 2 और 3 सही है, सी हमारा राइट आंसर। यदि हवा पानी और क्राउन कांच का अपवर्तनांक क्रमशः N1 N2 और N3 है तो डैश। देखो हवा का अपवर्तनांक तो सबसे कम होता है, हवा का अपवर्तनांक सबसे कम होता है 1.0003। RRB ALP CBT 1 2018 में डायरेक्ट अपवर्तनांक पूछ लिया गया था एयर का। यूजुअली जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं तो वहां पर एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हम लोग 1 लेकर चलते हैं कि 1 है, लेकिन एग्जैक्ट मान पूछ लिया गया था 2018 में, तो ये एग्जैक्ट मान जो है आपको याद होने चाहिए। तो सबसे कम जो अपवर्तनांक होगा वो तो हवा का होगा, यानी N1 सबसे कम है, N1 सबसे कम है। यहां पर देखो N1 सबसे ज्यादा है, तो ये ऑप्शन तुम्हारा ऐसे ही कट जाएगा। यहां पर N1 बराबर N2 है, ऐसे ही कट जाएगा ये। अब A और D में मामला फंसा है, तो ये जो टेबल है ये NCERT के अंदर टेबल दिया हुआ है, प्रकाश वाला जो चैप्टर है उसमें। यहां देखो एयर का, ये आपको याद रखना है। आपको याद रखना है जल का 1.33, आपको याद रखना है क्राउन कांच का। सिंपली मान लीजिए कि आपसे कांच का पूछ दे, क्राउन कांच नहीं लिखा हो, सिंपली कांच लिखा हो, तो भी आप 1.52 ही लेकर के चलेंगे। वहां पर कांच का मतलब क्राउन कांच ही होगा। हीरा का आपको रट कर रखना है, 2.42 होता है हीरा का, ठीक है। कम से कम आपको इतना ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। 1 2 3 4 पूछने को तो कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन हम बोलते हैं ना समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना याद रखने से अच्छा है कि 1 2 3 4 ये याद रखिए आप, क्योंकि एग्जाम में अक्सर जो है इन्हीं 4 में से पूछा जाता है। तो ये याद रखिएगा, हीरा का 2.42 होता है। तो N1 सबसे कम, ठीक है। उसके बाद पानी, तब है क्राउन कांच, पानी का 1.33 और इसका 1.52, तो N3 जो है सबसे ज्यादा है, ए हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है, CNG का उपयोग किया जाता है। CNG इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जो इसका मुख्य घटक होता है ना वो मीथेन होता है। मुख्य घटक मीथेन होता है, जिसे हम लोग मार्श गैस भी कहते हैं, मार्श गैस भी कहते हैं। मीथेन इसका मुख्य घटक होता है। ये स्टेटमेंट सही है। आजकल वाहनों में CNG का इस्तेमाल किया जाता है खूब। अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। ऑक्सीजन को संपीड़ित करके सिलेंडर में भरा गया होता है, यानी सिलेंडर में जो है ऑक्सीजन लिक्विड स्टेट में होती है, जो आप अस्पतालों में देखते होंगे ऑक्सीजन सिलेंडर, तो ये सही है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित अत्यधिक तीव्र होती है, ये भी सही है। गैस के कण जो है इधर उधर आवारा की तरह भटकते रहते हैं, अनियमित गति होती है और सबसे तेज भागते भी हैं। ठोस द्रव गैस में जो गैस के कण होते हैं वो सबसे तेज भागते हैं और उनकी कोई फिक्स डायरेक्शन होती भी नहीं है, जहां दिल किया वहीं चल दिए। ये स्टेटमेंट भी सही है। अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस नहीं होती है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। सहसंयोजक रूप से आबंधित यौगिकों का क्वथनांक कम क्यों होता है? सहसंयोजक रूप से आबंधित, सहसंयोजक आबंध बनता है इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से। सहसंयोजक बंध बनता है इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन H2 जो आप देखते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, दोनों ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की है, तो इस एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे हम लोग बोलेंगे सहसंयोजक बंध। इसे हम लोग बोलेंगे सहसंयोजक बंध। भाई इसको अपना डुप्लेट पूरा करना था, इसके इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर लिया, इसको अपना डुप्लेट पूरा करना था, इसके इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर लिया, तो साझे से, इलेक्ट्रॉन के साझे से बनता है सहसंयोजक आबंध। तो जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं भाई, उनके बीच में जो बॉन्ड है वो मजबूत ही होता है। आयनिक बॉन्ड से तुलना करेंगे तो कमजोर होता है, लेकिन मजबूत ये भी होता है, क्योंकि हम जानते हैं जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं वो भी अस्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं, है ना, वो भी स्टेबल होते हैं, लेकिन इनका क्वथनांक जो है कम होता है। इनका क्वथनांक कम होता है। इनका क्वथनांक कम इसलिए होता है क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके जो अणु होते हैं, उनके बीच में आकर्षण बल, जिसे हम लोग अंतर आणविक बल भी बोलते हैं, वो कमजोर होता है, वो कमजोर होता है। तो अणुओं के भीतर प्रबल सहसंयोजक आबंध होता है, ठीक है। प्रबल अंतर आणविक बल भी होता है? नहीं, प्रबल नहीं होता है। प्रबल होता तो क्वथनांक ज्यादा होता। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा।
अणुओं के भीतर प्रबल सहसंयोजक आबंध होता है किंतु अंतर आणविक बल दुर्बल होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वथनांक हमें बताता है कि अणुओं के बीच में आकर्षण बल ज्यादा है या फिर कम है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमारे पास दो यौगिक है, ए है जिसका क्वथनांक मान लीजिए कि 120 डिग्री सेल्सियस है, बी है जिसका क्वथनांक मान लीजिए कि 200 डिग्री सेल्सियस है ना। 200 डिग्री सेल्सियस, 200 छोड़ो, मान लो कि 150 डिग्री सेल्सियस है, तो बी का क्वथनांक ज्यादा है ए के क्वथनांक से। इसका मतलब ये हुआ कि बी के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है ना वो ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा उसमें ऊर्जा देनी पड़ रही है। क्वथनांक का मतलब क्या हुआ? द्रव है, उसको भाप में बदलना है, तो भाप में बदलने के लिए अणुओं के बीच में जो बंध बना हुआ है, आकर्षण बल है, उसको तोड़ना पड़ेगा ना। जैसे गैस के अणुओं के बीच में आकर्षण बल लगभग नहीं होता है, कुछ वैसा ही हमें करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें उसमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। जितना उसमें ऊर्जा हम देंगे उतना ही ज्यादा टेम्परेचर जो है इंक्रीज भी होगा। तो ज्यादा टेम्परेचर आपको दिख रहा है क्वथनांक में, मतलब अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है वो उतना ही ज्यादा है। राइट, बी हमारा आंसर। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? थायरॉक्सिन हार्मोन को हम लोग T4 हार्मोन भी कहते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन को हम लोग T4 हार्मोन भी कहते हैं। थायराइड ग्रंथि के द्वारा इस हार्मोन को सिक्रीट किया जाता है। थायराइड ग्लैंड के द्वारा इस हार्मोन को सिक्रीट किया जाता है। हमारे गले में जो है ये थायराइड ग्लैंड है। इस थायराइड ग्लैंड को प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए, अच्छे से काम करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो थायराइड ग्लैंड जो है ये सूज जाती है, फूल जाती है और एक रोग जो है हो जाता है जिसे हम लोग कहते हैं घेंघा रोग, है ना। घेंघा रोग अंग्रेजी में ग्वाइटर बोलते हैं। तो आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। नमक में ही आयोडीन मिला करके आजकल आता है, इसीलिए ताकि ग्वाइटर ना हो जाए। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारे बॉडी में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्लैंड। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी विलयन का एक उदाहरण है? विषमांगी विलयन जैसे कि नमक पानी का घोल, चीनी पानी का घोल, ये सारे समांगी मिश्रण होते हैं। विषमांगी विलयन का एक उदाहरण है। विषमांगी विलयन में क्या होता है? जो विलयन होता है उसमें आप देखेंगे तो जो विलयन के जो कण होते हैं वो समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। समान रूप से वितरित नहीं होंगे, कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है ना। कुछ इस प्रकार से, जैसे कि रेत और जल का मिश्रण, आटा और जल का मिश्रण। टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन याद रखिएगा, ये आयोडीन और एथेनॉल का मिश्रण होता है और ये समांगी मिश्रण है। एथेनॉल और पानी का मिश्रण, एथेनॉल और पानी का मिश्रण समांगी मिश्रण है। भाई शराब में पानी मिलाते हैं तो अच्छे से मिल जाता है ना। ऐसा तो नहीं होता है कि भाई एक गिलास पानी है उसमें शराब डाला तो कहीं पर शराब ज्यादा है कहीं पर कम है। तो एथेनॉल और पानी का मिश्रण ये भी समांगी है। नींबू पानी समांगी मिश्रण है। तेल और पानी, हम जानते हैं तेल और पानी ये दोनों अच्छे से मिक्स ही नहीं होते हैं, अलग अलग परत में आ जाते हैं। ये विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। टिंचर आयोडीन का इस्तेमाल जो है एंटीसेप्टिक के रूप में होता है ना। घाव है, कहीं पर कट वट गया है तो वहां पर लगाया जाता है ताकि इन्फेक्शन ना हो, संक्रमण ना हो। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? देखो यही है जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, यह है जिप्सम। इस जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है, 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो बनता है ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसे कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। शॉर्ट में पीओपी बोलते हैं, आप सुनते होंगे पीओपी का फॉल सेलिंग। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये पेरिस वही है, फ्रांस की राजधानी पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्राप्त किया गया था जिप्सम से पहली बार और जिप्सम का भंडार मिला था पेरिस में, इसीलिए इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। और इसका इस्तेमाल मूर्तियां बनाने में, घरों में आप देखते होंगे छत वगैरह को सजाया जाता है इसी से, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। टूटी हड्डियों को सही जगह पर लाने के लिए डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो काफी यूज होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का डे टू डे लाइफ में। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, ये है चूना। चूना बोल दो, कली चूना बोल दो, बात एक ही है। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रिक एसिड का आणविक द्रव्यमान है? यह नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। नाइट्रिक एसिड,
तो देखो हाइड्रोजन का एक ही एटम है जिसका द्रव्यमान 1U होता है, नाइट्रोजन का एक ही एटम है जिसका द्रव्यमान जो है 14U होता है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान तो 16 होता है, लेकिन यहाँ पर 3 एटम्स हैं तो 48U हो जाएगा। और इन सारे को जोड़ेंगे हम तो मिल जाएगा HNO3 का मॉलिक्यूलर मास 63U। डी हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति अधिक अभिक्रियाशील है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति अधिक अभिक्रियाशील है। धातु अधातु चैप्टर के अंदर आप देखेंगे तो आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है दी गई है। इसमें देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये हुआ कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं इससे ऊपर वाले जो भी हाइड्रोजन है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं हाइड्रोजन से ऊपर वाले सारे के सारे जो धातु हैं। जो रिएक्शन की रेट है किस धातु के केस में फास्ट होगी ये आप ऐसे चेक कर सकते हो। ऊपर से नीचे आने के क्रम में जो है अभिक्रियाशीलता जो है वो घटती चली जाएगी। अभिक्रियाशीलता जो है घटती चली जाएगी। मतलब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ पोटेशियम सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा, उससे कम करेगा सोडियम, उससे कम करेगा कैल्शियम, उससे कम करेगा मैग्नीशियम। इस प्रकार से आप समझ सकते हो। या फिर सवाल ऐसे भी आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके या फिर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी? तो सेम आंसर, हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो भी धातु है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए कि आपके पास है जिंक, है ना, जिंक है, इसकी अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। मतलब जिंक आपके पास अम्ल है, उसमें हम लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसमें हमने जिंक के कुछ दाने डाल दिए तो यहाँ पर बन जाएगा ZnCl2 और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। लेकिन इसी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया अगर हम कॉपर से करवा ले, मरकरी से करवा ले, सिल्वर से, गोल्ड से, तो अभिक्रिया नहीं होगी। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो देख लो इस रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर है यहाँ पर देख लो मैग्नीशियम। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी डैश है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण है। चाहे कोई सा भी दर्पण हो, चलो कोई सा भी दर्पण हो, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं और ये बराबर होती है 2f के। 2f फोकल डिस्टेंस से फोकस दूरी है जो कि 1 मीटर दिया हुआ है, यानी कि 2 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, है ना, बी से डिनोट करते हैं, कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। यह एक अदिश राशि है, यह गलत हो जाएगा। यह एक अदिश राशि नहीं है, यह एक सदिश राशि है। हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की बात करते हैं ना, सदिश राशि है ये। यह केवल चुंबक के बाहर स्थित होता है? नहीं, चुंबक के बाहर भी होता है, चुंबक के अंदर भी होता है। अगर हम बार मैग्नेट की बात करें, क्षण चुंबक की बात करें, है ना, क्षण चुंबक की बात करें, मान लीजिए कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है ऐसे नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है बाहर, लेकिन अंदर में साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। नॉर्थ से ऐसे निकलेगी, साउथ में जाएगी और अंदर में साउथ से नॉर्थ होती है, तो अंदर भी बाहर भी। किसी भी बिंदु पर इसकी दिशा चुंबकीय दिक् सूचक द्वारा मापी जाती है। बिल्कुल, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है ये हम चुंबकीय दिक् सूचक के द्वारा बता सकते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जैसे मान लीजिए कि ये एक मैग्नेट है और आप चाहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे है ये पता करना, तो आप क्या करेंगे, एक चुंबकीय दिक् सूचक लाएंगे। चुंबकीय दिक् सूचक लाएंगे, उसमें हम जानते हैं कि जो सुई जो होती है वो अपने आप में एक चुंबक ही होती है, जिसका एक शिरा साउथ डायरेक्शन में होता है, दूसरा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग जगह पर रख करके नॉर्थ डायरेक्शन को देखेंगे और फिर सारे पॉइंट्स को मिला देंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है आपको मिल जाएगी। तो ये सही है, ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। यह सदैव सीधी रेखाओं के रूप में होता है, ये गलत हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होती है वो बंद वक्र होती है ना, बंद वक्र होती है, क्लोज्ड लूप होती है, बंद वक्र होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है बंद वक्र होती है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। यदि एक आदमी जमीन से 2.5 मीटर की ऊंचाई तक 1 किलोग्राम भार उठाता है तो गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मानते हुए आदमी द्वारा किए गए कार्य का परिमाण डैश है। हाइट कितनी है?
हाइट है 2.5 मीटर, द्रव्यमान कितना है 1 किलोग्राम है, जी का मान क्या लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। तो जब भी आप धरती से, जमीन से किसी वस्तु को ऊपर उठा करके लेकर के जाते हैं, मान लीजिए कि वस्तु का द्रव्यमान जो है वो m है और आप इसको h हाइट तक उठा करके लेकर के जाते हैं, है ना, h हाइट तक उठा करके लेकर जाते हैं, तो जो आप उठा करके लेकर के जाएंगे तो आपके द्वारा किया जाएगा कार्य। जब आप इस m द्रव्यमान की वस्तु को h हाइट तक उठा करके ले जाएंगे तो आपके द्वारा कुछ कार्य किया जाएगा। वो जो आप कार्य करेंगे इस वस्तु में संचित हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा के रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, और ये बराबर होता है mgh के। दोनों जो है इस केस में बराबर आने वाले हैं, इसलिए mgh फॉर्मूला लगाएंगे और आप आंसर देंगे। तो सीधा याद रखो, h हाइट तक उठाकर लेकर जाएंगे हम किसी वस्तु को जिसका द्रव्यमान m है, तो किया गया कार्य mgh, या फिर स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी mgh। तो यही फॉर्मूला आपको यहां पर बिठाना है। W बराबर m जो है वो 1 किलोग्राम है, g का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, h का मान जो है 2.5 मीटर है। सब के सब एसआई मात्रक में हम लोगों ने वैल्यू को डाला है, तो आंसर जो हमारा आएगा वो कार्य के एसआई मात्रक में आएगा, जो कि जूल होता है। 25 जूल हमारा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एक गतिशील पिंड द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई के बराबर है? मान लीजिए कि पॉइंट ए है, यहां से आप जो है ऐसे गति करते 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 ऐसे यहां तक पहुंचते हैं, ये पॉइंट बी है, राइट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई दूरी कैसे बताएंगे आप? तो दूरी बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे लेंथ को मापना पड़ेगा, इस पूरे लेंथ को मापना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे कुल पथ की लंबाई, कुल पथ की लंबाई। इसी में आपने सुना होगा विस्थापन, हमारा आंसर दूरी है। विस्थापन क्या होता है, कैसे निकालेंगे आप? विस्थापन के लिए आप सबसे पहले मार्क करेंगे कि प्रारंभिक बिंदु कौन है, अंतिम बिंदु कौन है, और उसके बीच हम खींच देंगे स्ट्रेट लाइन, उसके बीच हम खींच देंगे स्ट्रेट लाइन। अब ये जो दूरी होगी ना, ये होगी न्यूनतम दूरी। प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी ये होगी, जिसे निकालने के लिए प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। वो जो दूरी होती है उसको हम लोग विस्थापन बोलते हैं। तो ये है विस्थापन, ये है विस्थापन। और ये है वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि, जबकि दूरी जो है स्केलर क्वांटिटी है। ये दूरी और विस्थापन आपस में बराबर हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कि स्ट्रेट लाइन में मोशन हो, ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, ए से चले बी तक, ऐसे केस में दूरी बराबर विस्थापन, दूरी बराबर विस्थापन। भाई दूरी पूछेंगे कुल पथ की लंबाई, विस्थापन पूछेंगे तो अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु इनके बीच की दूरी यही है, तो दूरी बराबर विस्थापन। तो अगर स्ट्रेट लाइन में गति हो रही है, सीधी रेखा में गति हो रही है अगर, तो दूरी बराबर विस्थापन। नहीं तो आप हमेशा ये पाएंगे कि दूरी जो है विस्थापन से बड़ी होती है। तो अगर हम दोनों को मिला दें तो बोल सकते हैं दूरी या तो विस्थापन के बराबर होती है या फिर विस्थापन से बड़ी होती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जो वेग है ये विस्थापन बट्टे में समय होता है, जो चाल है दूरी बट्टे में समय होता है। ये जो वेग है ये विस्थापन बट्टे में समय होता है, ये चाल जो है दूरी बट्टे में समय होता है। विस्थापन भी हम लोग मीटर में ही मापते हैं, दूरी भी हम लोग मीटर में ही मापते हैं, यानी चाहे वेग बोल दे चाल बोल दे, जो एसआई मात्रक होगा वो मीटर पर सेकंड ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दी गई अभिक्रिया के उत्पाद को दर्शाता है? ये मैग्नीज डाइऑक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। यहां पर बनेगा MnCl2 प्लस, यहां पर बनता है Cl2 प्लस H2। ये जो MnCl2 है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहां पर, और ये जो HCl है ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर। आप यहां पर लिख सकते हो ये है ऑक्सीकारक, ये है ऑक्सीकारक। और H2 नहीं, अब कारक की बात मैं कर रहा हूं, ये HCl। तो इसी के साथ ये वीडियो यहां पर समाप्त हो।
मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।